ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन फीमेल लीड जियंग को देखते हैं, जो एक आदमी से मिलने के लिए आई हुई थी। दरअसल जियंग जानबूझकर उस आदमी से मिलने आई थी क्योंकि उसकी वाइफ ने ही उसे यहाँ पर भेजा था ताकि वो अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ सके। उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था। जियंग उस आदमी को हक करती है और एक कैमरा की तरफ देख रही थी। तभी उस आदमी के लॉयर ने उसे बताया कि आपकी वाइफ यहाँ पहुँच चुकी है। तो वो आदमी भागते हुए जाता है और जियंग से कहता है कि तुम मेरा वेट करो, मैं अभी यहाँ पर वापस आऊँगा। उसके जाने के बाद जियंग ने चालाकी से उस कैमरा को निकाला, लेकिन तभी उसी आदमी के एक आदमी ने जियंग को ऐसा करते हुए देख लिया और उसको बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जियंग डर के मारे उस कैमरा के साथ यहाँ से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट करते हैं एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ, जिसका सीईओ और कोई नहीं हमारा हीरो शाओ था। शाओ का सेक्रेटरी आकर बताता है कि बॉस, आपकी ग्रैंड माँ ने आपके लिए 2 ब्लाइंड डेट फिर से फिक्स कर दी है। लगता है वो आपकी शादी करवा कर रहेगी और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो मरने के लिए कह रही है। ये सुनकर शाओ काफ़ी हैरान था कि तुम यहीं पर रुको, मैं ग्रैंड माँ से जाकर बात करता हूँ। वो यहाँ से निकला। वापस से हम जियंग को देखते हैं जो उसी आदमी के गुंडों से बचते बचाते मेट्रो तक पहुंची। वहां पर उसने अपना हुलिया चेंज कर लिया तो उसके आदमी उसे नहीं पहचान पाए। तो अब जियंग उन्हें चकमा देकर मेट्रो से नीचे उतर जाती है और देख रही थी कि फाइनली उसका काम पूरा हुआ। उसे इसके लिए पेमेंट भी दी गई। दरअसल उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट है। अब जियंग काफ़ी खुश थी और अपने घर की तरफ ही जा रही थी कि तभी रास्ते में उसकी टक्कर हो जाती है शाओ से। जियंग तो वहाँ पर गिरने वाली थी, लेकिन शाओ उसका हाथ होल्ड कर लेता है और उसे गिरने से बचाता है। जियंग ने जैसे ही शाओ की तरफ देखा, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन शाओ तो जियंग को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ऐसा इसीलिए था क्योंकि शाओ को लड़कियों से एलर्जी है। लेकिन जब जिया का उसने हाथ पकड़ा तो उसके हाथों पर कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ। ये देखकर वो काफ़ी हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हमें एक पास्ट के सीन में दिखाया गया कि जब शाओ ब्लाइंड डेट पर गया हुआ था एक लड़की के साथ, वहाँ पर जैसे ही उस लड़की ने शाओ के हैंड को पकड़ा, उसके हाथ पर खुजली होने लग जाती है और उसे अचानक से वॉमिट भी हो गया था। अब सीन प्रेजेंट में आया। शाओ इसके बारे में ज़्यादा ना सोचकर अपने ग्रैंड माँ के घर की तरफ निकल जाता है। सीन वापस से हम जियंग पर शिफ्ट करते हैं जो अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी हॉस्पिटल से उसे कॉल आ जाता है जो बता रहे थे कि अगर आपने रुपए सही टाइम पर जमा नहीं करवाए तो आपके डैड का ट्रीटमेंट हमें बीच में ही रोकना पड़ेगा। जियंग कहती है कि मैं जानती हूँ 5000 युआन पे करने हैं, लेकिन मैं 3000 युआन पे कर चुकी हूँ, बाकी के पैसे भी जल्दी ही भेज दूंगी। लेकिन वो आगे से कॉल कट कर देते हैं। वो काफ़ी घबरा गई और जब घर पहुंची तो देखती है कि उसका भाई और मॉम तो आराम से फ़ोन चला रहे हैं, उन्हें किसी की भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। तो उसका भाई देखता है कि बहन घर पर आ चुकी है और अपनी मॉम को इशारे से कहता है। तो उसकी मॉम ने जैसे ही जियंग को देखा, वो गुस्सा करते हैं कि तुम अभी तक कहाँ थी। जियंग वापस से गुस्सा करते हुए अपनी मॉम से पूछ रही थी कि आपको तो कोई भी होश नहीं है, डैड की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है और आपने उन पैसों का क्या किया जो हॉस्पिटल में देने थे। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे भाई के बिजनेस के लिए उन पैसों को लगा चुकी हूँ और इसका फ्यूचर भी तो देखना है ना, तुम्हारे डैड तो पहले से ही बीमार थे। ये सुनकर जियंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तो उसका भाई ली उसे संभालता है कि सिस्टर तुम आराम से पानी पियो, मैं मॉम को खाना बनाने के लिए ले जाता हूँ। अब जियंग ने जैसे ही उस पानी को पिया, उसे चक्कर आने लग जाते हैं क्योंकि उसके भाई ने उसमें ड्रग्स मिला दिए थे। दरअसल वो माँ बेटे जियंग को बेचने की बात कर रहे थे। वही अब सीन शिफ्ट करते हैं शाओ की तरफ, जिसका असिस्टेंट उसे एक क्लब में ले आया था ग्रैंड माँ के कहने पर। ग्रैंड माँ ने साफ कहा था कि जब तक ये अपनी पत्नी को मेरे सामने नहीं लाएगा तब तक मैं इससे बात नहीं करूँगी। अब शाओ को ना चाहते हुए क्लब में जाना पड़ जाता है अपने असिस्टेंट के साथ। असिस्टेंट वहाँ पर 10-15 लड़कियाँ इकट्ठी करके लाया था और कहता है कि बॉस, आप कोई नहीं में से किसी को पसंद करना होगा। वो खुद तो एंजॉय कर रहा था, लेकिन बेचारा शाओ तो साइड में बैठा हुआ ये सब नज़ारे देख रहा था। असिस्टेंट शाओ को समझाता है कि बॉस, आप इतने रिच हैं, आपके आगे के कारोबार को संभालने के लिए आपका कोई बेटा तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए शादी करनी जरूरी है और ग्रैंड माँ भी सिर्फ आपका भला चाहती है, इसलिए आप हमें कोऑपरेट करिए। अब वो स्टेज पर जाता है और अनाउंसमेंट करता है कि जो भी लड़की मिस्टर शाओ को सीड्यूस करके अपने साथ घर पर ले जा लेगी उसे मैं 1 मिलियन ऑफर करूंगा। अब वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी वो शाओ को अप्रोच करने लग जाती है। बेचारा शाओ तो उनसे घबरा रहा था और उन्हें दूर जाने के लिए कहता है। वहीं वापस से हम जियंग को देखते हैं जिसके सामने एक मोटा सा आदमी खड़ा हुआ था। दरअसल यही वो आदमी था जिसके हाथों उसके माँ बेटे ने जियंग को बेच दिया और उसके बदले में वो 20,000 युआन मांग रहे थे। तो वो मोटा आदमी अपना कार्ड देकर मांगता है ली के मुंह पर कि लो, इसमें से पैसे निकाल लो, मेरा फन खराब मत करो। अब ली उस कार्ड को लेकर बाहर गया कि आप अच्छे से एंजॉय करिए, कोई भी जल्दी नहीं है। वो आदमी ड्रिंक डाल रहा था कि तभी जियंग को थोड़ा होश आया और वो देखती है कि ये सब क्या हो रहा है और वो घबरा गई थी। तभी एक बांस उठाकर वो उस मोटे आदमी के सर पर मार देती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और वो अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागती है।
शाओ भी उन लड़कियों से पीछा छुड़ाते हुए भाग रहा था और शाओ और जियंग फिर से टकरा जाते हैं। लेकिन इस समय टकराने की इंटेंसिटी कुछ अलग ही थी। शाओ ने तो जियंग को टकराते सार ही किस कर दिया और दिखता है कि मुझे अभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ और ये लड़की तो वही है जो कल ही उससे टकराई थी। लेकिन जैसे उसने नोटिस किया कि पीछे बाकी लड़कियां भागते हुए आ रही है तो वो जियंग को गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ एक होटल में ले आया था। अब शाओ के यहाँ से जाने के बाद उसका असिस्टेंट देख रहा था कि आखिर वो लड़की है कौन जो मेरे बॉस को सीड्यूस करके ले गई। मैं उसे 1 मिलियन दूंगा। लेकिन नोटिस करता है कि वो तो उन लड़कियों में से है ही नहीं, वो तो कोई आउटसाइडर है। वहीं शाओ और जियंग होटल में थे जहाँ पर शाओ ने जियंग को अपनी बाहों में उठाया हुआ था और वो उसे बाथ टब में लिटा देता है कि इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया। और वो अपना चेहरा फिर से शीशे में देख रहा था कि उसे कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ और हैरानी की बात यह थी कि उसे एक खरोच तक नहीं आई। देखकर वो खुद भी हैरान था और जियंग के पास जाता है कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है। और जियंग नशे की हालत में होने के कारण शाओ के करीब जाने लगती है उसे किस करने के लिए, लेकिन शाओ उसे दूर धक्का देता है कि तुम अभी नशे में हो इसलिए अपने आप को संभालो। लेकिन जियंग तो अपने होश में ही नहीं होती। वो खड़ी होकर शाओ को हक करती है और अपने साथ ही बाहर तब में ले आई थी। वो दोनों काफी रोमांटिक मूड में हो जाते हैं। यहाँ पर जियंग तो अब शाओ के नेक पर लगातार किस कर रही थी। शाओ से रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन अब उसका आपा भी खो चुका था। वो जियंग को खुद से दूर करता है लेकिन जैसे ही उसने उससे आई कांटेक्ट किया वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वापस से जियंग को किस कर रहा था। ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट जियंग तो काफ़ी नशे में थी तो वो शाओ में खो जाती है और शाओ भी अपने आप को नहीं रोक पाता। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पर शाओ का असिस्टेंट उसके कपड़े लेकर आया हुआ था होटल रूम में और कहता है कि बॉस मुझे भी अंदर आने दो, लेकिन शाओ शर्माता हुआ उसे बाहर से बाहर कर देता है। वहीं जियंग को भी होश आ जाता है और वो देखती है कि वो किस जगह पर है। उसे कुछ याद नहीं था कि रात क्या हुआ। वो अपने आप को कोसती है कि मैंने पता नहीं रात को क्या कर दिया, लेकिन तभी उसे थोड़ा बहुत याद आया कि वो किसी आदमी के साथ थी और वो काफ़ी घबरा जाती है कि अब वो क्या करे। तभी सामने से शाओ आता है कि और तुम्हें होश आ गया। जियंग डर जाती है और कुछ नहीं कहती। शाओ उसे कार्ड देते हुए कह रहा था कि इसमें 1 मिलियन है और कोई भी पासवर्ड नहीं है, तुम इसका यूज़ कर सकती हो। जियंग हैरान थी कि तुम मुझे ये रुपए क्यों दे रहे हो। शाओ कहता है कि तुमने मुझे 1 मिलियन के लिए ही तो अप्रोच किया था। जियंग को सच बताती उससे पहले इसके फ़ोन में मैसेज आ जाता है हॉस्पिटल से कि आपको रुपए देने होंगे, तो वो शाओ को सच नहीं बताती और उन रुपए को रख लेती है। लेकिन तब भी उसका मन नहीं मान रहा था तो शाओ से कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। लेकिन इतनी बात कहने से पहले ही शाओ से बीच में कट कर देता है कि क्या तुम 100 मिलियन की बात कर रहे हो? मुझे पता ही था कि तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी अमीर आदमी को देखती। जियंग चुप बैठी थी और वहीं शाओ उसे चेक काट कर दे देता है कि इसमें 100 मिलियन है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जियंग हैरान होती है कि शर्त कौन सी शर्त, लेकिन सीन इतने में ही कट कर देते हैं। हमें किसी शर्त के बारे में अभी नहीं बताया गया। अब हम जियंग को उसके कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर उसके साथ में बैठे हुए कुछ लड़के बातें बना रहे थे कि हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है, तुम क्यों उसे अप्रोच नहीं करते। वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। तभी पीछे से 3 लड़कियाँ जो जियंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थी वो कहती है कि इसमें आखिर ऐसा है क्या। वो उसे बुली करने के लिए उसके टेबल तक आई और कहती है कि तुम्हारे लिए ये मील काफ़ी नहीं होगी, तुम हमारा खाना भी ले सकती हो। वो जानबूझकर अपने खाने को उसकी तरफ करती है और नीचे गिरा देती है और कहती है क्या तुम मेरे लिए इसे उठा दोगी। जियंग कहती है कि तुम क्या करना चाहती हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। वो यहाँ से जाने लगी तो उसे अचानक से वॉमिट हो जाता है। वो लड़कियाँ डर जाती है कि तुम यहाँ पर गंदगी फैला रहे हो, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। अब जियंग भागकर यहाँ से बाहर गई और हैरान होती है कि मुझे पेट में अचानक से दर्द क्यों हो रहा है, मेरे पीरियड्स भी डिले हो गए हैं। तब उसे याद आया कि उस रात वो उस आदमी के साथ इंटीमेट हो गई थी। क्या वो प्रेग्नेंट है? इसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसके डैड की तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उन्हें दूसरे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाएगा जिसकी पर मंथ कॉस्ट 1 मिलियन युआन है। ये सुनकर जियंग हैरान हो गई कि अब वो पैसे का इंतज़ाम कैसे करेगी। उसके प्रेगनेंसी के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तभी उसे शाओ का ध्यान आया कि वो उसे 100 मिलियन देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी। जियंग पूछती है कि कैसी कंडीशन, तो शाओ बताता है कि तुम्हें मेरी ग्रैंड माँ को डील करने में मेरी मदद करनी होगी और उन लड़कियों से भी बचाना होगा जो मेरे पीछे पड़ी रहती है। लेकिन जियंग ने उन रुपए को लेने से मना कर दिया और शाओ को भी यहाँ से जाने के लिए कहा कि मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। और आज वो रिग्रेट कर रही थी कि अब उसे पैसों की ज़रूरत है, वो पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। जियंग काफ़ी टेंशन में थी कि तभी उसकी मॉम और भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। जियंग की मॉम तो कह रही थी कि तुम अपने फादर पर कब तक पैसे खराब करती रहोगी, मैं तो चाहती हूँ कि डॉक्टर इनका ये ऑक्सीजन मास्क निकाल कर फेंक दे, इन्हें मुक्ति दे।
जियंग को काफ़ी गुस्सा आता है। सीन इतने में ही कट हुआ और हम शाओ को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ था। शाओ अभी भी जियंग के बारे में ही सोच रहा था कि उसने उसके दिए हुए पैसे ठुकरा दिए, ऐसा कैसे हो गया। और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे उस लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस, वो लड़की तो उन लड़कियों में से थी ही नहीं जो कि मैंने हायर करी थी, वो तो कोई आउटसाइडर थी। ये सुनकर शाओ को काफ़ी हैरानी हुई। हॉस्पिटल में हम जियांग को देखते हैं जो अपनी मॉम पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आपको यह हक किसने दिया बोलने का कि मेरे फादर को और जीना चाहिए या फिर नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगी। आप बस मेरी स्टेप मॉम है ना, तो उसी का फर्ज निभाइए। उसकी मॉम चिल्लाकर कहती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे फादर के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से? क्या तुम किसी की मिस्ट्रेस बन गई हो या किसी के साथ रात काट कर आई हो? जियांग बोलती है कि पैसे कहीं से भी आए हो, आपने तो नहीं दिए ना, आप तो बस अपनी शौकियां पूरी कर रही हो उन पैसों से। जब उसकी मॉम ने नोटिस किया कि आसपास वाले लोग उन्हें देख रहे हैं तो वो नाटक करने लग जाती है। तो देखो इस लड़की को अपने बाप के हॉस्पिटल में एडमिट होने का फायदा उठा रही है, किसी के साथ भी रात गुजार कर आ जाती है, पैसों के लिए कितना गिर चुकी है, इसने तो अपने घर से ही चोरी करी। जियांग हैरान थी कि उसकी मॉम ये सब क्या कह रही है। वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो जियांग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं कि आजकल के जनरेशन को सिर्फ अपना दिखता है, अपने पेरेंट्स का तो देखते ही नहीं। जियांग उन्हें बोलती है कि ये लेडी झूठ बोल रही है, लेकिन तभी उसका भाई कहता है कि फादर बीमार है तो उनका आधा फर्ज मेरा बनता है कि मैं तुम्हें इसकी सजा दूं। और वो उसे जोर से स्लैप करता है जिसके कारण उसका पेट स्ट्रेचर के कोने पर लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और तभी हम नोटिस करते हैं कि शाओ की ग्रैंड माँ भी असिस्टेंट के साथ उसी सेम हॉस्पिटल में आई हुई थी। असिस्टेंट ने जियांग को देखते ही पहचान लिया कि ये वही लड़की है जो उस रात शाओ के साथ थी। अब ग्रैंड माँ उसकी केयर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है, जहाँ पर डॉक्टर से उसे पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। ग्रैंड माँ तो काफ़ी खुश हो गई थी कि फाइनली उसका ग्रैंड सन आने वाला है, और असिस्टेंट भी खुश था और कहता है कि मुझे शाओ को इसके बारे में बताना होगा। और वो यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जियांग के मॉम और उसका भाई उसके रूम में आते हैं और कह रहे थे कि हमें इसे यहाँ से उठाकर घर पर ले जाना चाहिए, लेकिन किसका किसी को पता ना लगे। वो दोनों जियांग को उठाकर ले जाने लगे तो जियांग होश में आ जाती है और अपने आप को उन दोनों से दूर करती है कि आप लोग ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन तब भी वो जबरदस्ती जियांग को घर पर ले आए थे। जियांग पूरी तरह से होश में नहीं थी, उसे अभी भी काफी पेन हो रहा था। अब ग्रैंड माँ शाओ के पास आती है कि तुम फादर बनने वाले हो। शाओ हैरान था तो ग्रैंड माँ बताती है कि मुझे वो लड़की मिल चुकी है जिसके साथ तुमने उस दिन रात गुजारी थी, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जल्दी ही शादी करके घर पर ले आओ और अगले ही महीने मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। लेकिन तभी ग्रैंड माँ को कॉल आती है और बताया गया कि जियांग हॉस्पिटल से गायब हो चुकी है। ग्रैंडमा और शाओ दोनों ही शॉक हो गए ये सुनकर। वहीं हम देखते हैं कि जियांग को उसका भाई और मॉम मिलकर घर पर ले आए थे, और जैसे ही उसने डोर क्लोज करने की कोशिश करी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो हमने इस ड्रामा की स्टार्टिंग में देखा था, और जियांग को कहता है कि ओह तो मुझे फाइनली मिल ही गई। जियांग उसे देखकर कह रही थी कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है। तो आदमी कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ लुटवा दिया तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देता। उसकी मॉम हैरान होती है कि अब ये आदमी कौन है, और उस आदमी को कह रही थी कि ये पहले ही किसी और आदमी की बच्चे की माँ बनने वाली है, कहीं तुम ही तो उस बच्चे के बाप नहीं। जियांग चिल्लाती है कि तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो। वो आदमी काफ़ी खुश हो जाता है कि ओह अच्छा तो ये प्रेग्नेंट है, तो ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा किसी प्रेग्नेंट वूमेन के साथ नाइट गुजारने का, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। तो उसका भाई इशारे से कहता है कि तुम्हें इसके लिए 40,000 युआन देने होंगे, तभी हम इसे तुम्हारे हवाले करेंगे। तो उस आदमी को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी बहन ने पहले ही मुझे रास्ते पर ला दिया है, मैं बस इससे बदला लेना चाहता हूँ, मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारी भी ऐसी तैसे फेंक दूंगा। और वो जियांग के पास जाने लगता है। जियांग को टच कर रहा था। जियांग मन ही मन सोचते हैं कि क्या शाओ मुझे यहाँ बचाने के लिए आएगा, क्योंकि मेरे पेट में जो बच्चा है वो उसी का ही है। वो आदमी जियांग के और क्लोज जाने लगा ही तभी हमारा हीरो शाओ वहाँ पहुँचकर जियांग को बचा लेता है और उस आदमी को दूर पुश करता है कि कौन है जो मेरी वुमन को तंग कर रहा है। ये सुनकर उस आदमी की तो सिट्टी बिट्टी गोल हो गई कि मिस्टर शाओ मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वुमेन है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे तो इन दोनों ने भड़काया है। वो जियांग की मॉम और भाई पर इशारा कर रहा था। तो शाओ ने उसकी मॉम की तरफ देखा तो उसकी मॉम भी गिड़गिड़ाने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसी होगी, मेरी बेटी ने आपको भी सीड्यूस कर लिया, मुझे तो यकीन नहीं होता कि इतना अमीर आदमी मेरी बेटी के कब्जे में आया कैसे। क्या आपको नहीं पता कि मेरी बेटी किसी और आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है, आपको ये पसंद कैसे आ गई। तो ये सुनकर शाओ को गुस्सा आया और वही आदमी शाओ के लिए उन दोनों को पीटने लग जाता है। शाओ कहता है कि तुम सीधे खड़े रहो। तो वो कहता है कि मैं आपके लिए इन दोनों को सबक सिखा रहा था। मिस्टर शाओ मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। शाओ उस आदमी को कुछ नहीं कहता, वो जियांग की तरफ देख रहा था और उसे गोद में उठा लेता है। जियांग तो कहती है कि मैं खुद से चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतार दो, लेकिन शाओ उसे अपनी गोद में ही उठाकर बाहर ले जा लेता है। पीछे से शाओ के आदमी उन सभी को पूरी तरह से पीटते हैं। शाओ जियांग से कहता है
कि जहाँ तक मैंने नोटिस किया कि तुम काफ़ी परेशानी में हो, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? अभी भी 100 मिलियन युआन का ऑफर वैलिड है, तुम चाहो तो अभी भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जियांग साफ इनकार करती है कि मैं अपनी बॉडी को बेचना नहीं चाहती, मैं जल्दी ही ग्रेजुएट हो जाऊंगी और उसके बाद एक अच्छी नौकरी करूंगी। शाओ बोलता है कि सोच लो, मैंने सुना तुम्हारे फादर भी अच्छी कंडीशन में नहीं है। जियांग कहती है कि नहीं, मैं इसे खुद से हैंडल कर लूंगी। तो शाओ कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर कर रहा हूँ, तुम्हें उसे कर लेना चाहिए। अब जियांग ने उस जॉब के बारे में देखा तो वो पर्सनल असिस्टेंट की जॉब थी जिसकी सैलरी 20,000 युआन पर मंथ थी। ये देखकर वो काफ़ी शौक हो गई और साथ में कंडीशंस पड़ती है कि पहली कंडीशन ये थी कि उसे सारी लड़कियों को रोकना है शाओ के करीब आने से, और स्पेशल ग्रैंड माँ के सामने उसे उसकी फियोंसे बनने की एक्टिंग करनी होगी। साथ में ही फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान रखना होगा। ये सब देखकर जियांग कहती है कि मुझे सब मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शाओ पूछता है कि वो क्या? जियांग कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ के अलावा तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम मेरे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करोगे। शाओ हैरान होते हुए पूछता है कि ज़बरदस्ती? तुम कैसी ज़बरदस्ती की बात कर रही हो? जियांग कहती है कि टाइम के साथ तुम्हें पता लग ही जाएगा। अब शाओ एक नोटिस स्माइल देते हुए कहता है कि ठीक है, डील डन करते हैं। अब नेक्स्ट डे से जियांग अपने काम पर आ जाती है। शाओ उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो जियांग उसके हाथ में सिगरेट थमा देती है। ये काफ़ी फनी सीन था। शाओ कहता है कि मैं पेन मांग रहा हूँ साइन करने के लिए, इससे कैसे साइन करूँगा? तो फिर वो उसे पेन पकड़ाती है। तभी ग्रैंड माँ भी कैबिन में आ गई थी। जियांग उनसे पूछती है कि आपको आने की क्या ज़रूरत थी, हम आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं। ग्रैंड माँ कहती है कि जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा तुम सही कंडीशन में नहीं थी, लेकिन आज तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। जियांग शर्माती है और वहीं शाओ कह रहा था कि ग्रैंड माँ आपकी तबीयत कैसी है? ग्रैंड माँ कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए आई हूँ। पास तुम्हें बताने के लिए एक सरप्राइज़ है। शाओ समझ जाता है कि शायद ये शादी की बात करेंगे, इसलिए वो बात कट करके कहता है कि ग्रैंड माँ आपको रेस्ट करना चाहिए, घर चले जाइए। तो ग्रैंड माँ कहती है कि मैं अभी घर नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हें यहाँ पर डांट लगाने आई हूँ कि तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से इतना काम क्यों करवाया, उन्हें रेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो जियांग कहती है कि ग्रैंड माँ इन्होंने मेरे से काम नहीं करवाया, दरअसल मेरी कॉलेज की इंटर्नशिप चल रही है, अगर मैं काम नहीं करूँगी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होएगी। ग्रैंडपा कहती है कि ग्रेजुएशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बच्चे की लाइफ है, तुम इसे थकाना नहीं चाहिए। वही शाओ भी आकर जियांग की काफ़ी केयर दिखाता है और उसे अपनी तरफ खींच रहा था ताकि ग्रैंड माँ को बिल्कुल भी शक ना हो। वहीं जियांग भी काफ़ी हैरान थी कि इतना क्लोज लाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोऑपरेट करती है। अब ग्रैंड माँ ने कह रही थी कि मुझे इस मंथ बहुत ही ज़्यादा काम है, इसलिए मैं उस काम को करने के लिए जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और रात को डिनर पर टाइम से पहुंच जाना। वो जाने लगी तो बीच रास्ते से ही पीछे मुड़कर देखती है तो शाओ फिर से जियांग को अपनी तरफ खींचता है। ग्रैंडमा ने कह रही थी कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैं तुम्हें ब्लेसिंग देती हूँ, और साथ में बताती है कि मैं तो बताना भूल ही गई कि तुम्हारी वेडिंग डेट भी फिक्स हो चुकी है। ये सुनकर जियांग तो काफ़ी हैरान हुई क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई भी डिमांड नहीं थी, और वो शाओ की तरफ देखने लग जाती है। शाओ ग्रैंडमा के पास गया और बोलता है कि ग्रैंडमा हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। ग्रैंडमा कहती है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ मेरे ग्रेट ग्रैंडसन से होने से पहले ही मैं तुम दोनों की शादी करा दूँ। अब शाओ कहता है कि ठीक है, जैसा आप चाहें, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ से जाकर रेस्ट करना चाहिए। तो ग्रैंडमा यहाँ से चली जाती है और वहीं जियांग शाओ को घूर रही थी कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझे इसका जवाब दोगे कि शादी वाला मैटर क्या है, तुमने तो इसके बारे में नहीं बताया। शाओ कहता है कि मेरी ग्रैंडमा चाहती है कि हम दोनों जल्दी ही शादी कर लें। तो जियांग कहते हैं कि मेरी एक और शर्त है। अब शाओ उसके पास जाकर कहता है कि अब तुम्हारी क्या शर्त है। तो जियांग शर्मा कर पीछे हुई कि मेरे इतने करीब मत आया करो, और मेरी शर्त यह है कि बच्चा होते ही मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगी। शाओ उसका कोई जवाब नहीं देता। सीन कट होता है और शाओ जियांग के साथ शॉपिंग पर आया हुआ था। जियांग बोलती है कि तुम्हें मुझ पर रुपए लुटाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो शाओ कहता है कि मुझे पसंद नहीं मेरी असिस्टेंट ऐसे गंदे कपड़े पहनकर घूमे, इसलिए अपने लिए एक दो अच्छी ड्रेसेस ले लो। वहीं पर जो उसका असिस्टेंट साथ में आया हुआ था वो सोचता है कि बॉस अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कितना सब कुछ कर रहे हैं। अब जियांग एक एक करके ड्रेस ट्राई करती है। शाओ को जो ड्रेस पसंद आ रही थी वो उसके लिए उसे खरीद रहा था। ऐसे ही जियांग एक और न्यू ड्रेस पहनकर सामने आई तो शाओ तो उसे देखता ही रह गया क्योंकि उस पर वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही थी। अब शाओ ने उसके लिए 10-15 ड्रेसेस ऐसे ही खरीद ली। अब हम उन्हें रात को डिनर पर देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड माँ भी मौजूद थी। डिनर करने के बाद शाओ तो यहाँ से चला गया। ग्रैंड माँ मन ही मन सोचते हैं कि ये कैसा लड़का है, इसकी होने वाली वाइफ सामने बैठी है, फिर भी ये इग्नोर करके यहाँ से चला गया, जैसे इसको किसी से कोई लेना देना ही ना हो। वहीं जियांग भी कहती है कि ग्रैंड माँ मेरा डिनर भी हो गया, मैं भी अब घर चलती हूँ। तो ग्रैंड माँ नाटक करने लग जाती है
कि जियंग, मुझे लगता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्या तू मेरे लिए यहाँ पर नहीं रुक सकती? कहती है कि ग्रैंडमा, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये बुढ़ापे का असर है, मुझे बस अपने साथ कोई चाहिए। तुम देख ही सकती हो कि शाह तो ज़्यादा किसी को अपने पास पसंद नहीं करता, वो तो सोने भी चला गया, तो क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर रुक जाओगी? जियंग कहती है कि ग्रैंडमा, मेरी तबीयत भी कुछ खास नहीं है। लेकिन ग्रैंडमा काफ़ी जिद कर रही थी, तो जियंग को रुकना पड़ जाता है और कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पर रुक जाती हूँ, कोई भी परेशानी हुई तो आप मुझे बुला लेना। तो ग्रैंडमा अपने हाउसकीपर को कहकर उसे रूम दिखाने के लिए कह देती है। अब जियंग को उसके रूम तक छोड़ दिया गया। जियंग जैसे ही बेड पर बैठी, सामने से बाथरूम का डोर खुलता है और वहाँ से शाओ अंदर आ रहा था। जियंग उसे देखते ही डर गई कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शाओ कहता है कि मेरा रूम है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब जियंग कहती है कि सॉरी, मैं गलत रूम में आ गई। वो जैसे ही बाहर जाने लगी तो नोटिस करती है कि रूम तो बाहर से लॉक है। शाओ बोलता है कि ये सब प्लानिंग ग्रैंडमा की होगी। अब जियंग हैरान होती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा तो काफ़ी तेज है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक ही रूम में तो नहीं सो सकते। शाओ बोलता है कि तुम सोफा पर सो जाओ। जियंग मनी मन सोचती है कि इसे वुमेन के लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है, ये मुझे सोफा पर सोने के लिए कैसे कह सकता है, जबकि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना। अब जैसे ही वो सोफा की तरफ जाने लगी तो शाओ से रोकता है कि पहले मेरे बाल सुखा दो ब्लोअर से। जियंग गुस्से में कहती है कि क्या तुम भूल गए कि मेरी जॉब का टाइम ख़त्म हो चुका है? शाओ कहता है कि तुम भूल गए हो, तुम्हें मेरी क्लोथिंग से लेकर मेरी पर्सनल असिस्टेंट के सारे काम करने हैं। अब जियंग कुछ नहीं कहती और उसके बाल सुखाने लगी थी। वो दोनों काफ़ी क्लोज खड़े थे। शाओ तो जियंग की तरफ देखता है तो उसे वही नाइट याद आ जाती है कि जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हुए थे, और जियंग तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाती। वहीं प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पर शाओ फिर से जियंग को बेड पर धकेल देता है और उसके काफ़ी क्लोज आ गया था। वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी जियंग शाओ को रोक लेती है और उसे दूर होकर वॉमिट करने लगी थी। शाओ कहता है कि कैसा रिएक्शन तुमने दिया, क्या मुझ में से इतनी गंदी स्मेल आ रही है? जियंग झूठ बोल देती है कि हाँ। अब शाओ ने नोटिस किया कि उसे तो कोई स्मेल नहीं आ रही और वो गुस्से में क्लॉक रूम में चला जाता है। वहीं पीछे से जियंग कहती है कि इसे इतना भी समझ नहीं आता कि एक प्रेग्नेंट वुमन की तबीयत कभी भी खराब हो सकती है। सीन शिफ्ट करते हैं जियंग की मॉम और भाई की तरफ। वहाँ पर वो आदमी भी मौजूद था। उसके पास जियंग की कुछ फोटोज थी शाओ के साथ, और वो उन फोटोज को उसके भाई और मॉम को शो करता है कि देखो तुम्हारी बेटी कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है और अपनी हालत देखो, एक सड़क के कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है, क्या तुम इससे रिवेंज नहीं लेना चाहते? तो उसका भाई बोलता है ये हम रिवेंज कैसे लेंगे, उसके आसपास तो काफ़ी सिक्योरिटी होगी ना। तो आदमी कह रहा था कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। वहीं वापस जियंग शाओ के साथ कंपनी आ गई थी और वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो शाओ का असिस्टेंट देखता है कि इन दोनों के बीच में पक्का बहस हुई होगी, पता नहीं क्या बात है। तो शाओ बहाना लगाकर जियंग को कॉफ़ी लाने के लिए कहता है। तो जियंग साफ इनकार करती है, क्या तुम नहीं देख रहे, मैं तुम्हारी कंपनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। शाओ से फिर से काम गिनाने लग जाता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था ना। तो अब जियंग को ना चाहते हुए भी शाओ के लिए कॉफ़ी लेने के लिए जाना पड़ जाता है। जैसे ही वो कॉफ़ी लेकर वापस आई तो वो शाओ से पूछती है कि बॉस कोई और काम तो नहीं करना है ना। शाओ फिर से उसे कोई और काम गिना देता है। जियंग को वो काम भी करना पड़ता है। ऐसे ही 4-5 काम शाओ ने खड़े खड़े गिना दिए और जियंग को ना चाहते हुए सारे काम एक एक करके करने पड़े। फाइनली जब वो 6th टाइम वापस आई तो शाओ से फिर से कहता है कि जाकर फ्योंग कंपनी की डिटेल्स लेकर आओ, हमारे उससे काफ़ी बड़ी डील है और मीटिंग भी है। तो जियंग उसकी सारी कंपनीज की फाइल लेकर आती है और अब गुस्से में आ गई थी कि अब तो तुम्हारा सारा काम कर दिया ना, मैंने एडवांस में ही सारे एम्प्लॉयज़ को भी कह दिया है कि वो मीटिंग में टाइम से पहुंच जाए, अब तो कोई काम नहीं बचा, क्या मैं जा सकती हूँ? लेकिन शाह उसे फिर से चिढ़ाने के लिए कह देता है कि क्या तुम भूल रही हो मेरी 3 दिन की बिजनेस ट्रिप है, उसके लिए टिकट भी तो बुक करनी होगी। अब जियंग उसे हाँ करके यहाँ से चले जाती है। वहीं शाओ का असिस्टेंट देख रहा था कि बॉस का रवैया ऐसा ही रहा तो उनकी शादी होना इम्पॉसिबल है। वही रात हो चुकी थी और जियंग अभी तक बेचारी काम पे लगी हुई थी और नोटिस करती है कि फ्योम कंपनी के साथ ग्रुप के रिलेशन सही नहीं लग रहे, कुछ तो झोल है। तभी शाओ वहाँ पर आया और देखता है कि जियंग अभी तक काम कर रही है तो उसके पास जाकर उसे बताने लगता कि आज की मीटिंग सक्सेसफुल रही और तुम्हें भी अब घर चला जाना चाहिए, अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जियंग कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लास्ट नाइट मुझे वॉमिट हुई थी तुम्हारी फ्रेग्रेंस से। तो शाओ काफ़ी एम्बेरस फील हो जाता है ये सुनकर। जियंग बताती है कि मैंने उसी शैम्पू का एक सैंपल रख लिया था और मुझे उससे पता लगा कि उस शैम्पू में कुछ ऐसे केमिकल है जो कि बॉडी को डैमेज करते हैं, और ये कोई छोटा मोटा डैमेज नहीं है, ये सीरियस भी हो सकता है। ये सब बातें बताते टाइम जियंग का पैर फिसलता है और वो शाओ की गोदी में जाकर गिर जाती है। वो दोनों कुछ टाइम के लिए एक दूसरे में खो गए थे, लेकिन तब जियंग को होश आता है कि मैं से कुछ इंपॉर्टेंट बता रही थी। शाओ फिर जियंग को आराम से चेयर पर बिठाता है और उसके लिए कुछ गिफ्ट लाया हुआ था। जियंग कहती है कि अब इसमें क्या है? शाओ कहता है एक बार खोल कर तो देखो। जियंग ने नोटिस किया कि इसमें बहुत ही सुंदर डायमंड नेकलेस है और कह रही थी कि मैं इसे नहीं ले सकती। शाओ कहता है ये तुम्हारा अवार्ड है। जियंग हैरान होती है कि
मैंने ऐसा क्या कर दिया? शाओ बताता है कि हमारी अभी थोड़े ही दिन में बहुत ही बड़ी डील होने वाली थी फिल्म कंपनी के साथ, और वो कोई छोटी मोटी डील नहीं थी, पूरे 300 मिलियन युआन की डील थी। अगर हम वो डील कर लेते तो हमें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। तुमने हमें डुबाने से बचा लिया, इसलिए उसी का ही ये अवार्ड है। ये सुनकर जियंग खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे लास्ट नाइट के लिए नाराज़ होंगे क्योंकि मैंने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया। शाओ कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरी इमेज काफ़ी नैरो माइंडेड टाइप इंसान की है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जियंग कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। और अब शाओ जियंग से पूछ रहा था कि मैं आज के लिए माफ़ी मांगता हूँ, तुम काफ़ी थक गई होंगी। और वो अपनी नीज पर आकर जियंग की लेग्स प्रेस करने लगता है। कह रहा था कि तुम्हें ठीक फील हो रहा है। जियंग काफ़ी केयरिंग महसूस कर रही थी और शाओ की तरफ देखने लग जाती है। शाओ भी स्माइल करते हुए जियंग को थैंक्स कहता है कि तुमने मेरी काफ़ी हेल्प करी। जियंग हैरान होती है और मन में सोच रही थी, क्या ये खड़ूस मुझे थैंक्स कर रहा है? ऐसा कैसे हो गया? अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जियंग अपने काम पे लगी हुई थी कि तभी एक स्टाफ मेंबर आया था एक मीटिंग की फाइल लेकर, जो कह रहा था कि इसे शाओ को देनी होगी। जियंग कहती है कि मैं आपके लिए इसे उन्हें दे दूंगी, लेकिन अब वो स्टाफ मेंबर ज़बरदस्ती करने लग जाता है जियंग के साथ। जियंग तो उसे दूर होने के लिए कहती है, लेकिन तभी बाहर एक लड़की, उसका नाम है शाओमी, वो जियंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो जियंग को कहती है कि बॉस के ऑफिस में ना होने का बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया जा रहा है। जियंग कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, लेकिन वो लड़की तो जानबूझकर उस पर इल्ज़ाम लगाए ही जा रही थी। तभी शाओ भी कंपनी में पहुंच जाता है, जो जियंग से कह रहा था कि मेरी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम्हें भी वहाँ पर होना चाहिए, मेरे साथ चलो। वो जियंग को लेकर यहाँ से गया तो पीछे से शाओमी को काफ़ी जेलस फील होता है कि मैं 5 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे कभी शाओ की पर्सनल सेक्रेटरी बनने का मौका नहीं दिया गया, जो कि इस अंडर ग्रेजुएट लड़की को दे दिया गया है। पता नहीं इसमें ऐसा क्या देख लिया। फिर हम थोड़े टाइम बाद उन्हें एक कैफेटेरिया में देखते हैं, जहाँ पर वो लड़की अपने दोस्तों के साथ काफ़ी फ्लेक्स कर रही थी अपने डायमंड नेकलेस को लेकर, और जियंग ने भी सेम नेकलेस पहना हुआ था। तो उसकी दोस्त पूछती है कि देखो तो जियंग ने तुम्हारी तरह नेकलेस पहना है, क्या वो रियल होगा? तो जियोक्सी बोलती है कि वो रियल कैसे हो सकता है, ये एक लिमिटेड एडिशन है, इसका सिर्फ एक ही पीस लॉन्च हुआ है जो कि मैंने खरीद लिया है, और ये अंडर ग्रेजुएट लड़की इतना महंगा हार खरीदेगी कैसे? तो उसके दोस्त बोलते हैं अच्छा, तो जिया के पास जो हार है वो नकली है। जियंग कहती है कि अगर जो हार मैंने पहना है वो नकली है तो इस दुनिया में कुछ भी असली नहीं हो सकता। जियोक्सी को गुस्सा आया कि अच्छा, तो तुम्हारी जुबान भी खुलती है, लेकिन अपनी हद में रहो। शाओ पर डोरे डालना बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जियंग गुस्से में कहती है कि जरा दूर होकर बात करो, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, जाकर ब्रश क्यों नहीं करती? तो जियोक्सी कहती है कि तुम बताओ कि एक 2 कौड़ी की औरत जो कि हर किसी के साथ सोना जानती है कि मुझे क्या करना चाहिए। जियंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह पानी का गिलास जियोक्सी के मुंह पर दे मारती है। जियोक्सी को बहुत गुस्सा आया और वो उल्टा कर उसे हिट करने ही वाली थी कि तभी उसके दोस्त उसे पकड़ते हैं कि अगर तुमने इसे हिट करने की कोशिश करी तो मिस्टर शाओ हमें जॉब से निकाल देंगे, इसलिए तुम थोड़ा कंट्रोल करो। तो जियोक्सी को कंट्रोल करना पड़ता है और जियंग यहाँ से चली जाती है। जियंग के जाने के बाद वही स्टाफ मेंबर वहाँ पर आया तो जियोक्सी से बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम जियंग को पसंद करते हो, क्या तुम उसके क्लोज नहीं जाना चाहते? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो वो आदमी कहता है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तो सीन कट हो जाता है। अब हम जियंग को ग्रैंडमा के साथ देखते हैं, वहीं पर शाओ भी बैठा हुआ था। ग्रैंडमा जियंग से कहती है कि मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी के केयर के लिए पर्सनल डॉक्टर रख लिए और उनके साथ नर्स भी, वो तुम्हारी अच्छे से केयर करेगी। जियंग ग्रैंडमा को थैंक्स करती है। ग्रैंडमा साथ में कह रही थी कि तुम देख ही सकती हो कि मैं काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने कंपनी से सारे शेयर्स तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। जियंग काफ़ी हैरान हो जाती है और शाओ भी कह रहा था कि ग्रैंडमा भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रैंडमा गुस्से में आ जाती है कि तुम मुझे मेरी तरीके से काम क्यों नहीं करने देते? शाओ, मैं कह रही हूँ ना कि जियंग मेरे शेयर संभाल सकती है। और वो जियंग के गले पर पहना हुआ हार भी नोटिस करती है कि ये हार तो बहुत सुंदर लग रहा है और मैंने देखा था कि ये नीलामी में लगा हुआ था, ये हार कम से कम 300 मिलियन युआन का तो होगा ही। ये सुनकर जियंग तो हैरान ही हो गई कि इतना महंगा हार। वो उसे जल्दी ही निकाल कर पेपर्स पर रख देती है कि ग्रैंडमा, ना ही मैं इतना महंगा हार ले सकती हूँ और ना ही कंपनी के शेयर्स, इसे आप शाओ को सौंप दीजिए। शाओ कहता है कि अभी हार ये पहन लो, और ग्रैंडमा भी कह रही थी कि तुम्हें हार ये ऐसे नहीं निकालना चाहिए, ये शाओ का गिफ्ट है। तो जियंग उस हार को पहन लेती है कि जो भी आप लोग मेरे लिए सब कर रहे हैं मैं उसे कैसे रिपे करूँगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, इन पेपर्स को शाओ के हवाले कर दीजिए। तो शाओ उन पेपर्स को अपने पास रख लेते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि फिलहाल तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करो। अब जियंग शाओ के साथ यहाँ से जा रही थी और कहती है कि ग्रैंडमा को टालना इतना आसान भी नहीं होगा। शाओ कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। तुम भूल रही हो कल तुम्हारा पहला चेकअप है
अब नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पर जैसे ही जियंग चेक करा के बाहर आई तो कहती है, शाओ मैंने कहा था ना मेरा चेकअप बिल्कुल नॉर्मल होगा, मेरा बच्चा भी हेल्दी है और मैं भी फिट हूँ। तो शाओ कहता है कि इतना ही काफ़ी नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए स्पेशल एक्सरसाइज भी अरेंज करवानी होगी क्योंकि तुम थोड़ा वीक हो। जियंग बोलती है कि ये कौन सी एक्सरसाइज है, तो हमें पता लगा कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए अलग से क्लासेस लगाई जा रही थी एक्सरसाइज के लिए, जिसमें कि जियंग भी पार्टिसिपेट करती है। एक्सरसाइज के बाद शाओ जियंग से कहता है कि तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मुझे डॉक्टर से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब जियंग गाड़ी की तरफ जाने लगी तो मन में ही सोचती है कि शाओ इतना बुरा भी नहीं है जितना कि उसने सोचा था, वो तो उसके बच्चे और उसकी काफ़ी केयर कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम कपल होते तो हमारा फ्यूचर काफ़ी अच्छा होता। तभी नोटिस करती है कि उसके जेब में उसका फ़ोन नहीं है, वापस लेने के लिए जा ही रही थी। तभी उसे आवाज़ आती है शाओ की, जो डॉक्टर से बात करते हुए कहता है कि डॉक्टर आपने हमारी डील काफ़ी पहले कैंसिल कर दी थी, मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में दोबारा सोचें। ये सुनकर जियंग के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि शाओ शायद अपने पुराने रिलेशन डॉक्टर से सही करने के लिए यहाँ पर उसे लाया था, उसे उसकी और उसके बच्चे की कोई भी फिक्र नहीं है। डॉक्टर कहती है कि मैंने तुम्हारी कंपनी से डील इसीलिए ही कैंसिल करी थी क्योंकि सिर्फ तुम अपने मतलब का सोचते हो, और शायद आज तुम अपनी वाइफ को यहाँ पर क्लासेस के लिए भी मुझे इम्प्रेस करने के लिए ही लेकर आए थे। शाओ कुछ कहता है उससे पहले ही जियंग अंदर आ जाती है कि सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, तुम अपना काम कर लो, मैं तो अपना फ़ोन लेने के लिए यहाँ पर आई थी। उसे लेकर जाने लगी तो शाओ उसे रोकता है कि तुम गलत फहमी में हो, लेकिन जियंग कहती है कि मुझे तुम्हें लेकर गलत फहमी हो गई थी, अब मैं क्लियर हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। पीछे से डॉक्टर भी कहती है कि तुम्हें पहले जाकर अपनी वाइफ को संभालना चाहिए, उसके बाद डील की बात करना। शाओ यहाँ से भागकर पीछे पीछे जाने लगा तो बीच में ही एक प्रेग्नेंट लेडी की तबीयत खराब होने लगती है। उसे अचानक से पैर में मोच आ गई तो शाओ इंसानियत के नाते उसकी हेल्प करने लगता है। डॉक्टर भी ये देखकर काफ़ी खुश हो गई थी और शाओ से कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम एक अच्छे हस्बैंड हो और शायद तुम्हारा बिहेवियर भी बदल चुका है, पहले वाले शाओ तुम नहीं रहे, इसलिए तुम्हारे साथ डील करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शाओ ये सुनकर काफ़ी खुश हो गया, लेकिन डॉक्टर कहती है कि फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तो शाओ भागकर जियंग के पास जाता है। वहीं हम जियंग को ऑफिस में देखते हैं जो अपना काम कर ही रही थी कि तभी शाओ का असिस्टेंट आकर जियंग को बताता है कि एक रूमर फैल गया है और उसे वो फ़ोटो शो कर रहा था। जियंग को याद आया कि ये फ़ोटो तो उसी स्टाफ मेंबर के साथ है जो उस दिन उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, और बोलती है कि ये रूमर्स फैलाने की कोशिश किसने करी, ये सब सच नहीं है। तभी वो स्टाफ मेंबर भी आकर जियंग के पास नाटक करता है कि जियंग पता नहीं ये किसने कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जियंग बोलती है ये क्या बकवास कर रहे हो, ये सब सच नहीं है और तुम मुझसे दूर हो। तभी वहाँ पर शाओ आता है जो अपने असिस्टेंट को कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मेरे कैबिन में आओ। तो असिस्टेंट यहाँ से चला गया। अब कुछ टाइम बाद जब जियंग अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए गई, वहाँ पर कलीग खड़े थे जो जियंग को देखकर बातें बनाने लग जाते हैं, और तभी जियोक्सी भी मौके का फ़ायदा उठाकर जियंग के सामान को यहाँ से बाहर फेंकने के लिए ले जा रही थी। जियंग पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो जियोक्सी कहती है कि तुमने हमारी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब कर दी, और वो उसे जोर से स्लैप करती है। जियंग कुछ भी नहीं कह पाती। फिर जियंग शाओ के कैबिन में जाती है कि इंपॉर्टेंट फाइल के साथ। शाओ नोटिस करता है कि जियंग के फेस पर रेड मार्क है। वो उससे पूछ रहा था, लेकिन जियंग इग्नोर करती है कि मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। शाओ से बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन जियंग वहाँ से बाहर चली गई थी। बाहर जाते ही असिस्टेंट आकर उसे बताते हैं कि इन सब रूमर्स के पीछे जियोक्सी का ही हाथ है और उसे अब इस ऑफिस से भी निकाल दिया गया है। जियंग कहती है लेकिन वो मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही थी। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि जियोक्सी स्टार्टिंग से ही शाओ की पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहती थी। तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में देखकर उसे काफ़ी जेलसी फील हुई, इसलिए उसने तुम्हारे खिलाफ ये सब साजिश रची। अब सब कुछ सॉर्ट हो चुका था और रात के समय हम जियंग को देखते हैं जो शाओ को नोटिस करती है कि वो इतनी रात को कॉल पर किससे बात कर रहा है। वो चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। शाओ कॉल पर कह रहा था कि इसके बारे में जियंग को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। जियंग काफ़ी हैरान थी कि शाओ ऐसी क्या बात छुपा रहा है मुझसे, लेकिन इग्नोर करते हुए यहाँ से जाने लगी तो उसके पैर में अचानक से मोच आ जाती है। शाओ उसकी हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन जियंग कहती है कि मैं खुद से ही इसे संभाल लूँगी, और अपने रूम में चली जाती है। साथ में अपने बेबी से कहती है कि तुम्हारे फादर एक अच्छे फादर नहीं है और मैं तुम्हें इस दुनिया में लाने से अब डर रही हूँ। नेक्स्ट डे जियंग अकेले ही प्रीनेटल टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर पूछते हैं कि मिसेस जियंग आप मिस्टर शाओ के साथ क्यों नहीं आई। जियंग कहती है कि वो काफ़ी बिजी थे। डॉक्टर कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम दोनों के बीच में अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग सही नहीं हुई। जियंग हैरान होती है कि आप किस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रही हैं। तो डॉक्टर बताती है कि शाओ तुम्हारे इस प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी सीरियस है और वो अलग से एक कोर्स भी कर रहा है जिसमें कि उसने काफ़ी हार्डवर्क किया। जियंग कहती है कि कोर्स कौन सा कोर्स। तो डॉक्टर बता रही थी
कि उस कोर्स में वो सब चीज़ें सिखाई जाती है जो कि एक मैन को अपनी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। वो फिजिकली भी हो सकती है और इमोशनली भी, जिसमें कि शाओ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और उस दिन भी वो इसी कोर्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए आया था ताकि और लोग भी अवेयर हो सके अपनी प्रेग्नेंट वुमेन की तरफ, लेकिन मैंने भी उसे गलत समझ लिया और तुमने भी आधी अधूरी बात समझकर उसे जज किया। अब जियंग को काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसने शाओ को लेकर ऐसा कैसे सोच लिया, और अपने आप से बात करते हुए कहती है कि शाओ, तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो। मुझे पता लग गया कि लोगों की बातों पर यकीन करने से अच्छा हमें ये देखना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तभी शाओ भी वहाँ आ जाता है जो गुस्सा करता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आज तुम टेस्ट के लिए आ रही थी। जियंग हंसकर कहती है कि तुम काफ़ी बिजी पर्सन हो ना, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। चलो अब घर चलते हैं। वो दोनों घर की तरफ जाने लगे तो शाओ जियंग का हाथ पकड़ लेता है और जियंग शाओ से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। शाओ कहता है कि अब तो तुम्हें पता लग गया ना, इसलिए अब हमें साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट डे दिखाया गया कि लियो ने जियंग को किडनैप करवा लिया था और शाओ जब उसकी मदद करने के लिए गया तो उसे भी उसके आदमियों ने पकड़ लिया। वहाँ पर जियंग की मॉम और उसका भाई भी मौजूद था। जियंग का भाई तो कहता है कि इसके बॉयफ्रेंड ने मेरी लात तोड़वा दी, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बॉयफ्रेंड की भी टांग तोड़ दी जाए। शाओ उनकी धमकी देते हुए कहता है कि जियंग को कुछ हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जो तुम्हें करना है मेरे साथ करो, जियंग को यहाँ से जाने दो। लेकिन जियंग की मॉम एक साइकोपैथ की तरह हंसे जा रही थी कि तुमने क्या सोच लिया, हमारे साथ इतना बुरा करके हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? पहले तो इस जियंग के बच्चे को मारेंगे, उसके बाद तुम दोनों को। शाओ को बहुत ही गुस्सा आया और उन सबको पीटने लग जाता है। फिर जियंग की मॉम और वही लियो जियंग के पीछे जाकर छुप जाते हैं कि अगर तुम आगे बढ़े तो हम इसे मार देंगे। लेकिन जियंग अपना सर उस लियो के मुंह पर मारती है, जिसके कारण वो दूर गिर जाता है और शाओ भी मौका पाकर उसे बचा लेता है। जियंग शाओ को हक कर रही थी कि ये सब मेरी गलती से हुआ है, ये मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ किया, मैंने नहीं छोड़ूंगी। वो स्टिक उठाती है और अपनी मॉम को बुरी तरह से पीटने लग गई थी और कहती है कि आप मेरी बिल्कुल भी अच्छी मॉम नहीं थी, मेरे फादर को भी मारने की कोशिश करी, आपको जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। और फिर शाओ के पास आकर कहती है कि तुम मुझसे एक बात छुपा रहे हो, क्या मैं जान सकती हूँ वो बात क्या है? क्या तुम किसी और लड़की को चाहते हो? शाओ उसके चीक्स पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और लड़की से प्यार करूंगा? तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और मेरी वाइफ मेरे बाहों में है। मैं तुम्ही से ही शादी करूंगा और मैंने इसी की प्लानिंग के लिए अपने असिस्टेंट से कहा था कि वो तुम्हें इसके बारे में ना बताए। मैंने हम दोनों की शादी की प्लानिंग जाता है और कह रहा था कि शायद हम गलत टाइम पर यहाँ पर आ गए, तो मैं कंटिन्यू करना चाहिए। अब वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर जियंग की शाओ से शादी होनी थी। वो दोनों स्टेज पर खड़े थे जहाँ पर जियंग तो बहुत ही सुंदर ब्राइट लग रही थी। वो शाओ से कहता है कि तुम चाहे पुअर हो चाहे रिच, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें प्यार करता हूँ। जियंग भी कहती है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कुदरत ने हमें कब मिला दिया, वो एक इंसिडेंट ही था, शायद हमारे फ्यूचर में हम दोनों का साथ लिखा था, इसलिए हम दोनों बार बार मिलते रहे। और कब ये कॉन्ट्रैक्ट प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं लगा। लेकिन मैं आज अपने आप को काफ़ी लक्की मानती हूँ कि तुम जैसा लड़का मेरी लाइफ में है जो कि मुझे इतना प्यार करता है और केयर भी। वो दोनों रिंग एक्सचेंज करने ही वाले थे कि तभी पीछे से आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जियंग का डैड था जो बिल्कुल ठीक हो चुका था। जियंग तो अपने डैड को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। वो व्हील चेयर पर थे। असिस्टेंट जियंग के डैड को उसके पास लाने लगा, लेकिन तभी जियंग का भाई भागते हुए आता है जो उसके डैड को हिट करना चाहता था, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे बचा लेता है। लेकिन इसी बीच जियंग का पैर फिसला और उसका सर एक कोने में लगता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। अब जियंग को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है जहाँ पर डॉक्टर से उन्हें पता लगा कि वो कोमा में जा चुकी है और ज़्यादा टाइम कोमा में रहने के कारण उनके बच्चे को भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। ये सुनकर ग्रैंड माँ तो रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे बुढ़ापे में ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जियंग एक बार आंखें खोल लो, तुम्हारी ग्रैंड माँ तुम्हारे सामने बैठी है। वहीं शाओ को दिखाया जाता है जो रोज़ चर्च जाया करता था और जियंग के सही होने की प्रे करता था। उसने क्या कुछ नहीं किया कि जियंग ठीक हो जाए, लेकिन अभी भी जियंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। ऐसे ही 2 महीने बीतते हैं और डॉक्टर का कहना था कि अगर थोड़ा टाइम और रहा तो जियंग को हम नहीं बचा पाएंगे, साथ में इसके बच्चे को भी। लेकिन तभी जियंग को होश आ जाता है और शाओ उसके पास ही बैठा हुआ था कि जियंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जियंग कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे घर ले चलो। अब उसे डिस्चार्ज मिल चुका था। नेक्स्ट डे शाओ जियंग के साथ घर पर था। वो जियंग की काफ़ी केयर करता है। जियंग कहती है कि मुझसे अब एक बाइट और नहीं खाया जाएगा। शाओ कहता है कि तुम्हें मेरे बच्चे के लिए इसे खाना ही होगा, तो जियंग भी उसे खा लेती है और देखती है कि शाओ उससे कितनी ज़्यादा केयर कर रहा है। 3 महीने बीत चुके थे और जियंग को अचानक से उसके पेट में पेन होने लगता है कि मेरा बेबी किक कर रहा है और मुझे काफ़ी पेन हो रहा है। शाओ कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।
अब हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था ये इमरजेंसी केस हो सकता है। बस अभी बाहर वेट कर रहे थे। कुछ टाइम बीतता है और डॉक्टर बाहर आए तो बताते हैं कि तुम्हें एक बहुत प्यारा सा बेबी हुआ है। शॉ तो ये सुनते ही खुश हो गया और ग्रैंड माँ की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी थी। जियंग को बाहर लाया गया तो शाओ देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तभी उसके दिमाग में घबराहट आ गई कि उसकी बेटी हुई है। क्या वो अपनी बेटी को गोद में खिला पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि उसे लड़कियों से एलर्जी तो थी। उसे हाथ में लेने से डर रहा था, लेकिन तब भी उसे गोद में ले लेता है और नोटिस करता है कि ना ही उससे कोई एलर्जी हुई और ना ही फीवर। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि फाइनली मेरी बेटी हो चुकी है और मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। इससे बड़ी खुशी मुझे कोई दे ही नहीं सकता था। वो जियंग को थैंक्स करता है और इसी क्यूट मूवमेंट के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।